नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस.एन.डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। हम लोग यहाँ पर यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी जो पीजीटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराया जाता है, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए होता है, विशेष हम लोगों का ध्यान मुख्य हम लोगों का जो ध्यान है वह यूपी जीआईसी जो अभी तुरंत भर्ती आई है, इसी पे हम लोगों का रहेगा, जिसमें प्री और मेंस दोनों होगा और बिहार 4.0 का जो पेपर होगा और झारखंड जेएसएससी द्वारा माध्यमिक आचार्य का जो कराया जा रहा है पीजीटी का पेपर, उसी को हम लोग ध्यान में रखकर इस समय की क्लासेस ले रहे हैं। जो यूपीजीआईसी का पेपर है उसमें प्री और मेंस होगा, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार किए गए हैं एवं हैंड रिटेन नोट से ही, स्वयं के बनाए हुए नोट्स से ही यह क्लास हो रही है। और आप लोग से निवेदन है कि जो भी त्रुटियां हों उससे कमेंट के माध्यम से मुझे भेज दें और मैं उसे आने वाले क्लासेस में सुधार करूंगा, उन त्रुटियों को सुधार करूंगा। तो आज हम लोग इस समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अवधारणाओं में आज परिवार देखेंगे, क्योंकि परिवार एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और परिवार से हमेशा प्रश्न आते रहे हैं। तो आज हम देखेंगे परिवार को सबसे पहले हम लोग इधर उधर की बात करने से अच्छा है डायरेक्ट अपने विषय पर बात करें और उससे संबंधित प्रश्नों को निकालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगस्त काम्ट ने कहा था, परिवार समाजशास्त्र विषय की अध्ययन इकाई है, क्योंकि परिवार के बिना समाज में किसी भी संस्था का गठन नहीं हो सकता। परिवार व्यक्तियों को इकट्ठा रखने का एक संस्था कहा जा सकता है। इसी में सबसे पहले अगर किसी ने समाज में परिवार की अगर कल्पना की थी तो वह अरस्तु थे। अरस्तु ने कहा था कि प्रारंभिक परिवार ही समाज की इकाई का रूप था। तो इसके आगे अब हम देखते हैं सिडनी ए गोल्डस्टोन ने कहा था, परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशुगृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। मतलब परिवार में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो परिवार ही भविष्य का निर्धारण करता है। जैसे अगर किसी सभ्य परिवार में किसी बालक का जन्म होता है तो वह परिवार अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को समाजीकरण के माध्यम से अच्छे से उसे देता है। एवं किसी आपराधिक परिवार में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग उसको कहते हैं कि यह अभी आगे चलकर भविष्य में एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ही बनेगा। और जिसमें शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म हुआ है। इनका कहना था, सिडनी गोल्डस्टोन ने कहा था कि इसी में नए प्रजातंत्र का यही लोग आगे चलकर प्रजातंत्र को या समाज को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य करेंगे। कूले जो हैं, C.H. कूले ने परिवार को मानव जीवन की पोशिका कहा है। तो इसी शब्द को काम्ट ने कहा परिवार को समाज की इकाई या कोशिका मानते हैं। इन दोनों में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कूले परिवार को मानव जीवन की पोशिका मानते हैं, उसी को काम्ट ने परिवार को समाज की इकाई या कोशिका माना है। इसके आगे हम देखेंगे मैलिनोव्स्की ने परिवार पर अच्छा कार्य किया है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी। इसी पुस्तक में इन्होंने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा, परिवार ही ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। इनका कहना था, मैलिनोव्स्की ने कहा कि परिवार ही एक ऐसा संस्था है, बाकी अन्य संस्थाओं का गठन मनुष्य जन्म के बाद करता है, लेकिन जो परिवार है वह मनुष्य पशु अवस्था, जो लोग सभ्य नहीं असभ्य थे या बर्बर लोग थे, तब से परिवार रूपी संस्था चली आ रही है। इसके बाद एल्मर की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशोलॉजी ऑफ फैमिली में कहा है, फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द के फैमुलस से हुआ है।
जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर व दास हों। जैसे एल्मर ने अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक थी सोशोलॉजी ऑफ फैमिली, उसमें कहा था कि फैमिली शब्द जो है वह उसका उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ था। लेकिन जब हम राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का पेपर जब देखते हैं तो उसमें यह प्रश्न आ चुका है कि फैमिली शब्द है वह फैमिली शब्द है वह किस भाषा के शब्द से बना है। तो उस समय आयोग ने रोमन शब्द फैमुलस से उसे माना था। लेकिन जो एल्मर की प्रसिद्ध पुस्तक सोशोलॉजी ऑफ फैमिली है, इस पुस्तक में एल्मर ने फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से माना था। क्योंकि इस पुस्तक को मैंने खुद सर्च करके देखा था और इस पुस्तक में यह शब्द हूबहू लिखा हुआ है। तो उनका कहना था, इन्होंने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर व दास हों उसे परिवार कहते हैं। इसी के साथ एक और आते हैं, इसमें समाज वैज्ञानिक हैं डनलप महोदय ने कहा था कि परिवार की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकती। परिवार की हम एक आर्बिट्री परिभाषा ही कर सकते हैं। जैसे डनलप ने कहा था कि परिवार को हम परिभाषित नहीं कर सकते, एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दे सकते जिसको पूरे विश्व में एक साथ लागू किया जा सके। इसके लिए हम आर्बिट्री परिभाषा ही कर सकते हैं। उसके आगे जब मैकइवन पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा, इन्होंने मैकइवन पेज जो हैं उन्होंने परिवार, विवाह, नातेदारी, मतलब इन लोगों ने जो मैकइवन पेज थे यह कई समाजशास्त्र के बहुत से सिद्धांतों पर काम किया एवं बहुत से महत्वपूर्ण अवधारणाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया। इसलिए मैकइवन पेज ने मतलब हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, यह समाजशास्त्र को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध इनकी पुस्तक थी सोसाइटी में इन्होंने कहा, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। मैकइवन पेज ने कहा, परिवार को परिभाषित करते हुए कहा था कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंध होता है जो बच्चों के जन्म एवं उनके पालन पोषण, समाजीकरण की व्यवस्था करता है। आगे फिर इसी में मैकइवन पेज ने एक और परिभाषा दी थी। मैकइवन पेज ने परिवार के समितिगत स्वरूप का उल्लेख करते हुए 3 प्रकारों या उद्देश्यों को प्रमुख माना है। मतलब इनका कहना था कि परिवार एक समिति है। मैकइवन पेज ने कहा कि परिवार एक समिति है, समितिगत स्वरूप का इन्होंने ही उल्लेख किया था। तो उसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए थे, क्योंकि किसी भी समिति का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जिसमें पहला था यौन संबंधी कार्य, दूसरा था प्रजनन संबंधी कार्य, तीसरा था पालन पोषण संबंधी कार्य। यह 3 है, यह कई बार पूछा जा चुका है। मैकइवन पेज का यह पीजीटी में 2-3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आप लोग यूपी पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसे उठाकर देख सकते हैं। और एक बात और, जो यह नोट्स मैं बनाया हूँ, इस नोट्स से सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न मिल जाएंगे और आने वाले प्रश्नों में जो पेपर होंगे, मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 85 से 90% सवाल मेरे नोट्स से हूबहू मिलेंगे। अगर जो इस नोट्स को पढ़ के जाएगा, वह चाहे किसी चीज़ का पेपर हो, वो पेपर पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, बिहार का हो, बिहार या स्टेट का हो, कहीं सेट का पेपर होता हो, तो नेट में मैं 90% तो नहीं, लेकिन 75 से 80% प्रश्न मैं इस अपने नोट्स से मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं इसी नोट्स से पढ़कर 5 बार मैं खुद नेट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं पेपर अच्छा करके आया हूँ। तो इसमें अगला है लूसीमेयर की परिभाषा। परिवार के बारे में लूसीमेयर ने कहा, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है।
तो लूसी मेयर ने कहा कि परिवार को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर ने कहा कि यह एक ऐसा गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। संतान साथ साथ का तात्पर्य है जैसे उनके बेटे बेटी, किसी एक माता पिता के बेटे बेटी, मतलब उसमें रहते हैं, माता पिता भी रह सकते हैं, माता पिता के माता पिता भी रह सकते हैं। इसके मूल में दंपत्ति और उसकी संतान रहती हैं। इसके आगे हम अब देखते हैं आगे है इसमें किंग्सले डेविस। आगे है किंग्सले डेविस ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं। सगोत्रता के मतलब वह एक ही गोत्र के लोग होते हैं और इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। तो डेविस ने कहा यह सारी परिभाषाएं याद करनी होंगी, क्योंकि अभी कुछ समय से देखे होंगे आप लोग कि जो एग्जामिनर का प्रश्न पूछने का पैटर्न है वह बदल चुका है और अब वह उन कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर या स्टेटमेंट पर ध्यान दे रहा है जो अभी तक पेपर में प्रश्न के रूप में पूछा नहीं गया है। तो लगभग 20% प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो हम नए प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। और अब आप लोग देखे होंगे इस यूजीसी नेट 2025 के जून वाले पेपर में भी कुछ परिभाषाएं पूछी गई थीं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी परिभाषा पूछी गई थी, जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की भर्ती थी, वह जब अप्रैल 2025 में पेपर हुआ तो उसमें भी 3-4-5 लगभग 5 से 7 परिभाषाएं पूछी गई थीं। तो परिभाषाएं हमको याद करनी होंगी। उसमें जैसे कि कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे डेविस की जब परिभाषा है तो संगोत्रता हम लोग याद करें। इनके परिवार की जब परिभाषा हम देखें तो संगोत्रता को देखें और याद करें। और इसमें इन्होंने कहा था कि एक दूसरे के संबंधी भी होते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं बर्गेस हेमलॉक की परिभाषा है। बर्गेस हेमलॉक ने एक पुस्तक लिखा था द फैमिली 1945 में। इनकी पुस्तक थी द फैमिली 1945 में। इन्होंने कहा परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है, के यहाँ छूट गया है, के उस समूह का नाम है जिसमें विवाह, रक्त या दत्तक संबंध से संबंधित होकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं एवं एक दूसरे पर स्त्री पुरुष, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि के रूप में प्रभाव डालते व अंतःक्रिया करते हुए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। जैसे बर्गेस हेमलॉक की परिभाषा थोड़ी बड़ी है, लेकिन इनके पुस्तक का नाम याद रखना होगा और वो भी डेट के साथ, क्योंकि अब जो बुक पूछा जा रहा है उसमें मिलान के तौर पर पूछ लिया जा रहा है। तो उसमें मिलान करने के लिए एक तरफ बुक का नाम दे देता है और एक तरफ साल दे देता है, ईयर दे देता है उसमें मिलान करने के लिए। नहीं तो फिर क्या करता है, 4-5 बुक का नाम देता है साल ऐसे ही, और कहता है कि इसको आप अरेंज कीजिए, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं और ऐसे प्रश्नों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विशेषकर नेट के पेपर में आप देखे होंगे कि नेट के पेपर में इस तरह के प्रश्नों की संख्या लगभग हमको लग रहा है 10 से 12 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा, और वह ध्यान तभी दे सकते हैं जब बुक के साथ उसका ईयर भी याद हो, प्रकाशन का जो ईयर होता है वह याद होना चाहिए। तो बर्गेस हेमलॉक ने कहा था कि जिस परिवार में विवाह, रक्त या दत्तक मतलब होता है गोद लेना से संबंधित हो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। यह लोग मिलकर एक गृहस्थी का, एक घर का निर्माण करते हैं। एक दूसरे पर स्त्री पुरुष मतलब स्त्री पुरुष, माता पिता, इसमें पति पत्नी, उनके माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई और बहन इत्यादि के रूप में प्रभाव डालते व अंतःक्रिया करते हैं। मतलब अपने में यह बातचीत एवं संबंध रखते हुए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं, उसे ही परिवार कहते हैं। यह कहना था बर्गेस हेमलॉक का। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ी परिभाषाएं परिवार में ज़्यादा हैं, तो हम लोग पूरी परिभाषाएं देखेंगे और कुछ चुनिंदा परिभाषाओं को लास्ट में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगला इसमें जो परिभाषा है इलियट व मैरिल की है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। इसमें इन्होंने
परिभाषित करते हुए परिवार को लिखा, परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। जैविक इसलिए क्योंकि वह माता पिता मिलकर उस परिवार को जन्म देते हैं, इसलिए क्योंकि जब बच्चों को जन्म देते हैं तो वह एक परिवार का रूप धारण कर लेता है, इसीलिए इसे इलियट और मेरिल ने जैविक सामाजिक इकाई कहा था। जो इसमें एक और वैज्ञानिक हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, क्लेयर ने कहा था परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाया जाता है। क्लेयर ने कहा परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाया जाता है। इसमें जब कहीं भी बात आएगी परिवार में तो आप देखेंगे उसी शब्द को हेर फेर करके इधर उधर माता पिता और बच्चों पे ही बात की जाएगी। क्लियर का उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्लियर को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन अगली जो परिभाषा आ रही है यह बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हो जाती है क्योंकि यह परिभाषा पूछी जा चुकी है। बिसेंज एवं बिसेंज इनकी पुस्तक थी मॉडर्न सोसाइटी में इन्होंने परिवार की परिभाषा एक दृष्टिकोण से की जा सकती है। इन्होंने कहा था परिवार की परिभाषा एक दृष्टिकोण से की जा सकती है कि एक स्त्री बच्चे सहित अथवा एक पुरुष उनकी देख रेख हेतु होता है। मतलब उन्होंने कहा था बिसेंज और मिसेंज ने कि परिवार को इन्होंने एक अलग रूप से दृष्टिकोण से परिभाषित किया और कहा कि एक स्त्री बच्चे सहित, मतलब जिस स्त्री के पास बच्चे हों विवाह के बाद और उन पुरुष उन दोनों की देख रेख करता हो उसे ही इन्होंने परिवार कहा। तो यह परिभाषा याद करनी होगी क्योंकि यह परिभाषा पूछी जा चुकी है और पूछे जाने की संभावना भी है। अगला इसमें है निमकाफ की एक परिभाषा है। निमकाफ का भी प्रश्न आ चुका है। तो इन्होंने कहा था परिवार पति पत्नी बच्चों सहित या उनके बिना अथवा मनुष्य अथवा स्त्री अकेले का बच्चों सहित, अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, अकेले का बच्चों सहित कम या अधिक स्थिर समिति है। निमकाफ ने कहा था कि जो परिवार है वह पति पत्नी बच्चों सहित या उनके बिना, मतलब बिना बच्चों के भी, अथवा मनुष्य मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को उसमें रखते मनुष्य में, अथवा स्त्री अकेले का, मतलब कभी कभी होता है, अभी एक आ चुका है कि एकल पेरेंट होते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को गोद ले लेना, लड़की भी गोद ले लेती है कोई, और अगर शादी नहीं करना चाहती है, और एक आदमी भी गोद ले लेता है किसी बच्चे को जब शादी नहीं करना चाहता है तो उन्होंने कहा था कि अकेले का बच्चों सहित कम या अधिक स्थिर समिति है। इन्होंने परिवार को एक समिति के रूप में देखा क्योंकि उन्होंने कहा कि परिवार एक समिति है इसलिए क्योंकि उसमें जो क्षेत्र का फाउंडेशन होता है वह नहीं होता है। क्योंकि समुदाय में जब अगर समुदाय हम मान लेते परिवार को तो उसमें क्षेत्र का एक विशेषता आ जाती, तो कभी परिवार के लोग जरूरी नहीं है कि एक ही विशेष एक बाउंड्री के अंदर या एक क्षेत्र विशेष के अंदर ही रहें। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग आज भी, जैसे आप अपने को लीजिए कि आपका घर जौनपुर में होगा या कहीं बनारस में होगा, कहीं कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, कहीं कहीं से लोग रहे होंगे, परिवार होगा, और वह इलाहाबाद, प्रयागराज या लखनऊ या दिल्ली या कोटा जैसे बड़े शहरों में रहकर अपनी पढ़ाई को तैयारी रख रहे हैं, तो इसे हम समुदाय नहीं कह सकते, यह समिति ही है। समिति भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, समिति में भावनात्मक रूप से जुड़ाव, समुदाय में भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, लेकिन परिवार को हम समुदाय और समिति दोनों में रख सकते हैं। तो इन निमकाफ जो हैं उन्होंने परिवार को समिति के रूप में रखा था। आगे हम देखते हैं, इसमें आगे है, इस प्रकार परिवार के निम्नलिखित 5 तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है। मतलब कभी कभी पूछ लेता है परिवार के 5 तत्व या तत्वों की पहचान करें, उसमें ऑप्शन दे देता है। तो इसमें पहला है स्त्री पुरुष का यौन संबंध, स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है उसे इन्होंने पहला रखा। दूसरा, यौन संबंधों को विधि पूर्वक स्वीकार किया जाता है। परिवार में ही जब विवाह होता है, जैसे परिवार के माध्यम से ही विवाह होता है, तो विवाह को जो मान्यता मिलती है वह परिवार के माध्यम से ही मिलती है। अगर परिवार ना हो तो लगभग विवाह की मान्यता खत्म हो जाएगी। जैसे कि अभी मान लीजिए अब तो नया आ गया है लिविंग रिलेशनशिप,
तो इस तरह के मतलब आ चुके हैं, तो इसकी बात ही अलग है। लेकिन जब इसके हम मेन जो उद्देश्य हैं या निम्नलिखित जो इसके 5 जो तत्व हैं, मेनली जो तत्व हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा इसमें संतानों की वंश व्यवस्था। वंश व्यवस्था का तात्पर्य है, कुछ जगह देखे होंगे कि पितृ जो वंश व्यवस्था चलता है वह पिता के तरफ से चलता है, कई जनजातियों में माता के तरफ से भी चलता है, तो वह वंश व्यवस्था होता है। चौथा है संतानों का भरण पोषण। इसमें है बच्चों का लालन पालन एवं उनका समाजीकरण करना। पांचवा है सहनिवास। सहनिवास का मतलब होता है एक साथ निवास करना। तो यह 5 तत्व हैं जो परिवार के 5 तत्वों का उल्लेख करते हैं, और यही तत्व मिलकर परिवार का निर्माण भी करते हैं। आगे हम देखते हैं। अब इसमें अगला है, इसमें आगे देखते हैं मैकइवर पेज। या फिर क्यों मैकइवर पेज ही सबसे ज़्यादा आएंगे परिवार, विवाह और नातेदारी में। मैकइवर पेज एक ऐसे समाज वैज्ञानिक है जिन्होंने कई ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिसमें इन्होंने विशेष योगदान दिया है। तो मैकइवर पेज ने कहा अपनी पुस्तक सोसाइटी में परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया है। इन्होंने 7 विशेषताएं बताई। 7 विशेषताएं बताई जिसमें पहला था सार्वभौमिकता। इन्होंने कहा कि परिवार में सार्वभौमिकता पाया जाता है। उसके बाद भावात्मक आधार। परिवार का आधार जो होता है वो भावात्मक होता है, भावनाओं पे परिवार टिका होता है। ये ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग दूसरे से जैसा बिहेव करते हैं वैसा अपने घर के सदस्यों के साथ हमारा बिहेव बदल जाता है तुरंत। तीसरा इसमें सृजनात्मक प्रभाव। इसका मतलब है कि परिवार में हमेशा कुछ न कुछ जोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा है सीमित आकार। अब धीरे धीरे जैसे हम आधुनिक परिवारों में आते गए तो क्या हुआ, परिवार सीमित होते गए। अब क्या होता है, परिवार में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, माता पिता। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो फिर भाई 1-2 भाई होंगे, माता पिता के माता पिता होंगे, बस दादा दादी, माता पिता, भाई बहन। तो इस तरह से सीमित आकार होता गया। पांचवा है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। अभी भी सामाजिक जो संरचना है उसमें परिवार को केंद्र में रखा गया है। अरस्तु ने इसे समुदाय परिवारों का ही योग है, यह अरस्तु ने कहा था सबसे पहले। समुदाय परिवारों का योग है, ऐसा अरस्तु ने कहा था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगला है इसमें छठा, सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में क्या होता है कि हर सदस्य के उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे कि महिलाओं को कहा जाता है, भाई अगर देखें भारतीय समाज को तो पुरुष प्रधान समाज है, तो यहाँ महिलाओं को घर का काम और बच्चों का पालन पोषण के लिए उनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। पुरुष जो सदस्य होते हैं वह धन से संबंधित काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और परिवार के भरण पोषण में बाहरी जो पैसे की या हम यूँ कहें कि अर्थव्यवस्था का जो काम होता है घर का, वह पुरुषों पर निर्भर होता है। 7वां है सामाजिक नियंत्रण। परिवार में हमेशा परिवार समाज नियंत्रण का सबसे प्रमुख इकाई है। समाज में जो नियंत्रण सबसे पहले शुरू अगर कहीं से होता है तो वह परिवार ही है। परिवार से ही सामाजिक नियंत्रण शुरू होता है। अब हम देखते हैं इसमें, जब हम परिवार को एक संस्था के रूप में देखेंगे तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। जब संस्था के रूप में परिवार को हम देखेंगे तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसको चैपिन ने कहा परिवार संस्था के 4 पहलुओं का वर्णन किया है। 4 पहलुओं का वर्णन किया है। पहला है मनोवृत्तियां और व्यवहार प्रतिमान। जब संस्था के रूप में देखेंगे तो हम देखते हैं कि मनोवृत्तियां और व्यवहार प्रतिमान इसमें होता है। एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर्स। हम कहे अभी कि जैसे ही हम इसको परिवार में जब आते हैं तो परिवार के अन्य सदस्य, मेरा जो परिवार अपने परिवार के साथ या अपने घर के लोगों के साथ जो व्यवहार होगा, वह जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूंगा और दूसरे से जब मैं बात करूंगा तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मनोवृत्ति में सोचने की भी जो मनोवृत्ति मेरी होती है, हम लोगों की जो मनोवृत्ति होती है वह भी बदल जाती है। दूसरा इसमें है प्रतीकात्मक सांस्कृतिक लक्षण। इसका मतलब है सिंबॉलिक कल्चरल थ्रेट्स का मतलब है इसमें जो लक्षण होते हैं सांस्कृतिक, वह परिवार के बाहर हम लोगों के
बदल जाते हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं अब परिवार में तो तुम तड़ाक करके हम लोग बात बहुत कम करते हैं, जैसे अब मम्मी पापा को तो हम तुम तड़ाक कर नहीं सकते हैं। शहरों की कल्चर हम छोड़ दें, जब हम गाँव में जाते हैं अभी भी जो ग्रामीण सभ्यता है भारत की, वह बहुत प्रबल रूप से अपनी संस्कृति को ढोते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उसमें आज भी माता पिता को तुम तड़ाक से बात करते हुए बच्चों को नहीं देखा जाता है। लेकिन शहरों में मैं देखा हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को तुम तड़ाक से बात करते हैं, माता पिता से तुम तड़ाक में बात करते हैं। तो ऐसी जो प्रतीकात्मक संस्कृति है वह उसके लक्षण हमें दिखने लगते हैं। तीसरा है उसमें उपयोगितापूर्ण सांस्कृतिक लक्षण। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जब किसी भी जब हम सांस्कृतिक लक्षण को देखते हैं तो हम देखते हैं कितना उपयोगपूर्ण है कि नहीं। जैसे हम परिवार के माध्यम से देखें तो परिवार में जब हम होते हैं तो विवाह को हम लोग एक सांस्कृतिक रूप में ही, सांस्कृतिक समारोह के रूप में ही लेते हैं। किसी त्यौहार को हम सांस्कृतिक समारोह के रूप में लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम परिवार से बाहर निकलते हैं तो उस हर्षोल्लास के साथ हम किसी पर्व को नहीं मनाते जैसे परिवार के साथ मनाते हैं। चौथा है मौखिक एवं लिखित निश्चित नियम। इसमें क्या होता है, परिवार में हमेशा मौखिक नियम होते हैं। अब तो धीरे धीरे जैसे मान लीजिए आधुनिक परिवारों के लिए कुछ नियम और कानून भी बना दिए गए, तो इसमें लिखित और निश्चित नियम भी आ गए परिवार के लिए। नहीं तो चैपिन ने मौखिक जो नियम कानून थे, प्रथा परंपरा थी, उसी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इसको देखा था। अगला देखते हैं इसमें। अब मैरिल और मेल्ड्रिज ने परिवार संस्था की, जो परिवार है इसको संस्था के लिए निम्नलिखित इसकी भी विशेषताएं इन्होंने बताया था। मैरिल और मेल्ड्रिज का प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी हम लोग ऐसा करें कि इसी के मतलब ऐसा इसमें पढ़ना पड़ेगा कि हम लोगों को याद रहे। तो इसमें पहला है सार्वभौमिकता। इन्होंने भी कहा कि जो परिवार है वह सार्वभौमिक संस्था है। उसके बाद दूसरा है संवेगात्मक। इन्होंने कहा कि परिवार में इमोशनैलिटी पाई जाती है, जैसे कि इमोशंस से जुड़े होते हैं। तीसरा है इसमें प्राथमिकता। हम लोग परिवार को पहले प्राथमिकता देखते हैं, प्रायोरिटी। इसमें जैसे कि होता है अभी कोई बात हो तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि कहीं बाढ़ तूफान आया तो हम लोग वहाँ हैं, तो सबसे पहले अगर मेरे भी घर के लोग उसमें बह रहे हैं बाढ़ में और बगल के लोग भी बह रहे हैं, तो सबसे पहले आप किसे बचाएंगे? अपने परिवार को पहले बचाएंगे। तो इसमें प्राथमिकता होती है। चौथा है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व भी परिवार के ही प्रति होता है सबसे पहले। उसके बाद इसमें हम देखते हैं अब इन्होंने मैरिल और मेल्ड्रिज ने पांचवें रूप में जोड़ा छोटा आकार। इन्होंने ले लिया आधुनिक परिवारों का उदाहरण, इन्होंने देखा तो इसे छोटा आकार दे दिया। क्यों छोटा आकार? इसलिए क्योंकि अभी के फिलहाल में अगर हम देखें पिछले 10-20 वर्षों में, तो भारत में परिवार का स्वरूप बदलता गया। पूरे विश्व में ही बदलता गया, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बदलता गया। इसमें अगर हम देखें तो अब पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, चाचा चाची, बड़े पापा, दादा दादी सब एक साथ लोग रहते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोग शहरों की तरफ बढ़ने लगे, औद्योगिकरण हुआ, लोग शिक्षित हुए, तो वह अपनी फैमिली, यानी कि फैमिली का तात्पर्य है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहरों में या औद्योगिक क्षेत्रों में रहना शुरू कर दिए। जो लोग गांव में भी रहे वह अब अकेले हो गए, और नहीं तो वह देखा देखी एक दूसरे का वो गाँव में भी इस तरह की भावना व्याप्त हो गई। तो छोटा आकार धीरे धीरे परिवार का होता गया। आगे अब हम देखते हैं इसमें परिवार की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, और आज की क्लास यहीं रोकेंगे जब यह सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। तो पहला इसमें है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। मॉर्गन फ्रेजर और विल्फ्राट ने कहा सबसे पहले कोई परिवार नामक संस्था नहीं थी, और जो उत्पत्ति हुई परिवार की वह यौन साम्यवाद से ही हुई। पहले जब सबसे हम प्राचीन समय में देखें, जब जनजातीय अवस्था में लोग थे तो उसमें क्या होता था कि एक ही भाई बहन में संबंध स्थापित हो जाते थे, यौन संबंध स्थापित हो जाते थे। तो उसी को यौन साम्यवाद, कोई किसी के साथ भी यौन संबंध स्थापित कर सकता था। उसमें न मम्मी, न बहन, न भाभी, न बेटी, किसी से कोई वो उस तरह का अभी जो आधुनिक समाज में है उस तरह का कोई भी संबंध विकसित नहीं हुआ था। उसके बाद इसमें दूसरा जो सिद्धांत है पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत। इसको प्लेटो और अरस्तु का कहना है। इसमें प्लेटो और अरस्तु ने कहा कि
सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक परिवार ही विकसित हुए थे। इनका कहना था कि सबसे पहले अगर पृथ्वी पर जब परिवार की उत्पत्ति हुई तो उसमें पितृसत्तात्मकता पहले से ही विद्यमान थी। महिलाओं का सत्ता नहीं होता था, महिलाओं की मनमर्जी नहीं चलती थी, उसमें पुरुष अपनी मनमर्जी या यूँ कहें कि अपना नियम कानून ही चलाता था, जिसे प्रसिद्ध मानवशास्त्री हेनरी मैन ने 1861 में अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में इसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर दिया, करते हुए कहा कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता के कारण हुई है। अभी मैं कह ही रहा था कि प्लेटो और अरस्तु ने कहा कि सबसे पहले जो परिवार की उत्पत्ति हुई उसमें पितृसत्तात्मकता की झलक थी, और इसको सबसे व्यवस्थित रूप से अगर किसी ने स्थापित किया तो वह थे हेनरी मैन। हेनरी मैन ने 1861 में अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में यह लिख कर स्थापित कर दिया कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता के कारण ही हुई है। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये देखना होता है प्रश्न में कि जो यौन साम्यवाद का सिद्धांत था किसने दिया, मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रीफाल्ट ने। उसके बाद दूसरा था शास्त्रीय पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो था वह दिए थे प्लेटो, अरस्तु, और इसको अगर किसी ने सबसे प्रमाणित रूप में दिया तो वह थे हेनरी मैन। अगला हम देखते हैं, इसमें तीसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत में ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में लिखते हैं कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता व उनके आधिपत्य के कारण नहीं बल्कि यौन संबंध व संतानोत्पत्ति के बाद बच्चों का माता के द्वारा पालन पोषण करने से हुई है। इसका तात्पर्य मैं बताता हूँ। इसका तात्पर्य है कि जब ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स पुस्तक लिखी, इसमें बताया कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता व उनके आधिपत्य के कारण नहीं हुई बल्कि यौन संबंध व संतानोत्पत्ति के बाद बच्चों का माता के द्वारा पालन पोषण करने से हुई। इनका कहना था कि जब प्राचीन समय में जब परिवार की उत्पत्ति हुई, परिवार नामक संस्था की जब उत्पत्ति हुई, तो उस समय ऐसे खेती बाड़ी तो होता नहीं था, तो लोग शिकार करते थे। तो उनका कहना था कि लोग यौन संबंध स्थापित करके, यौन संबंध किसी के साथ, किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ स्थापित करके और वह चले जाते थे शिकार पे जाने के बाद जब बच्चे का जन्म होता था तो वह जिम्मेदारी पालन पोषण एवं उसके समाजीकरण की जो जिम्मेदारी थी वह माता के पास हुआ करती थी, तो महिलाओं के पास हुआ करती थी। महिलाओं ने ही उस परिवार को संगठित किया, तो उस समय जो सत्ता था वह महिलाओं के पास हुआ करता था। इसलिए मातृसत्तात्मक सिद्धांत ब्रीफाल्ट ने दिया था। इसको बैकहोफन और टाइलर ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो इससे 3 लोग जुड़े थे मातृसत्तात्मक से, ब्रीफाल्ट, बैकहोफन और टाइलर। तो यह हम लोगों को याद करना है। चौथा सिद्धांत है उद्विकासीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे पहले बैकहोफन ने अपनी पुस्तक मिथ, रिलीजन एंड मदर राइट 1861 में प्रस्तुत किया, जिसे मॉर्गन ने पुष्ट किया था। उद्विकास का मतलब था एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन। तो इसमें मॉर्गन ने 5 प्रकार के परिवार बताए थे। अभी मैं बता रहा हूँ। बैकहोफन ने परिवार के उद्विकासीय अवस्था में निम्न कर्मों का उल्लेख किया। इन्होंने जो परिवार थे, इन्होंने जो उद्विकास का सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत को इन्होंने 4 प्रकार में बताया। पहला था परिवार की प्राथमिक अवस्था, यौन साम्यवाद जैसी थी, बैकहोफन ने कहा। दूसरा था परिवार की दूसरी अवस्था, बहुपति प्रथा का तात्पर्य था इसमें एक स्त्री कई पतियों से या कई पुरुषों से विवाह स्थापित करती थी या यौन संबंध स्थापित करती थी विवाह के उपरांत। तीसरा इसमें है परिवार की तीसरी अवस्था, बहुपत्नी प्रथा आ गया। इसमें क्या हुआ, जब पुरुषों की संख्या कम हो गई, जैसे उस समय जब पुरुष जाते थे शिकार पे तो बाघ, शेर या इस तरह की जो जानवर होते थे, या बड़े बड़े जब युद्ध हुए तो उसमें क्या हुआ कि लोग मारे गए, पुरुष लोग ही ज़्यादा मारे गए। तो जब पुरुष लोग मारे गए तो उन्होंने स्त्रियां ज़्यादा बच गई। तो अब इन लोगों ने पैसे के दम पे या मतलब लोगों के कम होने के आधार पर ही एक पुरुष कई स्त्रियों से लगा विवाह करने।
या यौन संबंध स्थापित लगा करने। चौथा है परिवार की चौथी अवस्था, एक विवाह प्रथा का चलन इस समय। चौथी अवस्था है यह आधुनिक परिवार के बारे में बात कर रहा है। आधुनिक समय आते आते एक विवाह प्रथा का प्रचलन समाज में व्याप्त हो चुका है। इसमें अब हम देखते हैं इसी को, जो यह बैकोफन का सिद्धांत था, बैकोफन के इस सिद्धांत के आधार पर मॉर्गन ने परिवार के विकास की निम्न 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जिनसे होकर ही परिवार जैसी संस्था का आधुनिक स्वरूप स्पष्ट हुआ है। बैकोफन जो उद्द विकास का सिद्धांत दिए थे, उसी के आधार पर मॉर्गन ने भी परिवार के विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। पहला था समरक्त परिवार। अभी मैं बताया समरक्त परिवार का तात्पर्य होता है कि उस समय जब असभ्य अवस्था में जब मनुष्य या मानव हुआ करता था, तो उस समय क्या था कि बहन, बेटी, माँ या किसी के साथ वह यौन संबंध स्थापित कर सकता था या यौन संबंध स्थापित कर लेता था। तो जो परिवार की उत्पत्ति हुई वह समरक्त हुई। दूसरा था समूह परिवार। समूह परिवार का तात्पर्य था कि एक समूह दूसरे समूह की लड़कियों से एक पूरे समूह का पुरुष दूसरे समूह की पूरी लड़कियों से विवाह कर लेता था, और उसमें से वह ऐसा नहीं था कि जिसके साथ विवाह हुआ है उसी के साथ यौन संबंध वह स्थापित करे, वह किसी के साथ यौन संबंध स्थापित कर पूरे समूह के औरतों के साथ हर पुरुष यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस प्रकार की छूट थी। तीसरा था सिंडेस्मियन परिवार। सिंडेस्मियन परिवार का तात्पर्य था कि इसमें सिंडेस्मियन परिवार जो था, यह मॉर्गन ने बताया था, यह तीसरी अवस्था थी परिवार की उत्पत्ति में। तो इन्होंने बताया कि सिंडेस्मियन परिवार में ऐसी व्यवस्था विकसित हुई कि इसी अवस्था को बहुपति अवस्था कहा गया। इसमें एक स्त्री के कई पति हुआ करते थे। चौथा है पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें पितृसत्ता परिवार पर अगर किसी का प्रभाव था तो वह परिवार के पुरुष सदस्य का सत्ता या नियम कानून जो कहता था वही होता था। पांचवा है एक विवाही परिवार जो आधुनिक परिवार के बारे में बात करता है। अगला हम देखते हैं जो पांचवा सिद्धांत है, इसमें एक विवाही परिवार का सिद्धांत। एक विवाही परिवार का जो सिद्धांत था, इसको अगर किसी ने दिया था तो वह सबसे पहले वैज्ञानिक थे। वह सबसे पहले सामाजिक वैज्ञानिकों में नाम आता है वेस्टरमार्क व मैलिनोव्स्की का। वेस्टरमार्क और मैलिनोव्स्की ने इस सिद्धांत का उल्लेख किया। वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1881 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया एवं कहा कि एक विवाही परिवार का सच्चा। तो वेस्टरमार्क ने एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक कई बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसकी है, तो उसमें वेस्टरमार्क आएगा। नहीं तो कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से वेस्टरमार्क की कौन सी पुस्तक है, वेस्टरमार्क की निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी वेस्टरमार्क की पुस्तक है, तो ऐसे पूछ लेगा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1881, इसे याद करना पड़ेगा। इसी पुस्तक में वेस्टरमार्क ने एक विवाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक विवाही परिवार का सिद्धांत इसी पुस्तक में इन्होंने दिया था। अगले हैं मैलिनोव्स्की। मैलिनोव्स्की ने एक विवाही परिवार का जो सिद्धांत था उसी को परिभाषित करते हुए कहा था। मैलिनोव्स्की का कहना है कि एक विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा। इनका कहना था कि जब परिवार रूपी संस्था का विकास हुआ तभी से और आज तक परिवार एक विवाही ही रहा। वह यौन साम्यवाद को भी नहीं मानते हैं, बहुपत्नी प्रथा को भी नहीं मानते हैं, बहुपति प्रथा को भी नहीं मानते हैं, पितृसत्तात्मकता मतलब वह किसी भी प्रकार को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि शुरू से एक विवाह प्रथा ही समाज में या विश्व में प्रचलित रहा है। और हम लोग अब अगली क्लास में देखेंगे परिवार के प्रकार और आज की क्लास हम लोग यहीं विराम देते हैं एवं क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो बहुत बड़ी क्लास बोरिंग लगने लगती है, छोटी क्लास रहेगी तो अच्छी रहेगी। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो भी इस क्लास में त्रुटियां हुई हों वह कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा दें, तो हम आने वाले क्लासेस में उन त्रुटियों का सुधार करेंगे और
और अच्छे कंटेंट के साथ और हम प्रदर्शित करेंगे। अपने तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कंटेंट छूटे मत और पूरा कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। आप लोग अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए तो वह व्हाट्सअप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों का यह मैं पूर्ण विश्वास दिला सकता हूं कि जब तक पेपर यूपीजीआईसी का जो पेपर होगा और बिहार 4.0 का और झारखंड जेएसएससी द्वारा जो माध्यमिक आचार्य पीजीटी का भर्ती आई है, वह पेपर जब तक होगा तब तक मैं पूरे सिलेबस को पूर्ण कराकर आप लोगों को दे दूंगा। इसी के साथ आज की क्लास